जब से फिलिप कैपिटल रिसर्च ने अपने रिपोर्ट में इरिडा पे सेल का रेटिंग दिया है, जिसके हिसाब से स्टॉक 110 to 130 तक जा सकता है, तब से अभी 1.5 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। इसके बीच में 21 अगस्त को फंड रेजिंग प्लान की न्यूज की वजह से स्टॉक में 9% का जंप देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद इसमें फिर से अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है और अभी भी कुछ मार्केट एक्सपर्ट इस पे डाउन साइड का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, जिनके हिसाब से स्टॉक 190 तक जा सकता है। लेकिन कंफ्यूजन वाली बात यह है कि इनके अलावा ऐसे भी मार्केट एक्सपर्ट हैं जो इस पे बाइंग का रिकमेंडेशन दे रहे हैं विद अपसाइड टारगेट प्राइस। तो आज इस कंफ्यूजन को साइड में रख के इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम फैक्ट बेस्ड इरिडा स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम इसका बिजनेस मॉडल एंड फंडामेंटल, रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देखेंगे। जिससे अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि इसे होल्ड या फिर सेल करना चाहिए, तो ये वीडियो देखने के बाद यकीन मानिए आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और जो मार्केट एक्सपर्ट ने इस पे बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है, उसका टारगेट प्राइस भी देखेंगे। लेकिन ये हमारी तरफ से कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। और हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी अच्छे स्टॉक्स के वीडियोज इस चैनल पे आने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये इंडिया की लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनी है उनको ये लोन्स प्रोवाइड करती है, जिसका प्रेजेंस ट्रेडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज जैसे सोलर, हाइड्रो ट्रांसमिशन, बायोमास एंड को जनरेशन, विंड एनर्जी इफिशियंसी एंड कंजर्वेशन, इथेनॉल एंड वेस्ट टू एनर्जी में है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे बैटरी स्टोरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड चार्जिंग इंफ्रा, ग्रीन हाइड्रोजन, पम्प्ड स्टोरेज, फ्यूल सेल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में है। ये सारे बिजनेसेस अपने में हाई ग्रोथ बिजनेसेस हैं, यानी कि इनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट भी इनमें अच्छा फोकस कर रही है। तो इन बिजनेसेस से जुड़ी हुई कंपनीज के लिए इरिडा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, क्योंकि इरिडा ये सभी प्रोडक्ट्स ऑफर करती है फ्रॉम कॉन्सेप्टलाइजेशन टू कमीशनिंग, जैसे प्रोजेक्ट टर्म लोन्स, रीफाइनेंसिंग ऑफ लोन्स, गारंटी असिस्टेंस स्कीम्स टू रिन्यूएबल एनर्जी सप्लायर्स, डेवलपर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर बिड सिक्योरिटी, लाइन ऑफ क्रेडिट टू एनबीएफसी फॉर ऑन लैंडिंग, loan against securitization of future cash flow, top-up loans, loan syndication, letter of comfort या letter of understanding and payment on order instruments। इसमें कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसे हम वीडियो में आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसके आउटस्टैंडिंग लोन्स की बात करें तो 30 जून 2024 तक इसका आउटस्टैंडिंग लोन 63,207 करोड़ रुपए है, जबकि लास्ट फिस्कल ईयर के सेम क्वार्टर तक इसका आउटस्टैंडिंग लोन 47,207 करोड़ रुपए था। यानी कि इसमें 34% का ग्रोथ हुआ है और पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 6% का ग्रोथ हुआ है। इसका नेट एनपीए 30 जून 2023 में 1.61% था, जो कि 30 जून 2024 में ये 21% डिक्लाइन होकर 0.95% हो गया है, जो कि इसके नेट एनपीए में कंसिस्टेंटली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये किसी बैंकिंग और एनबीएफसी के लिए पॉजिटिव साइन होता है। इसके रेवेन्यू में फिस्कल ईयर 24 के फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में फिस्कल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में 32% का ग्रोथ हुआ है और प्रॉफिट में 30% का ग्रोथ हुआ है, जो कि ईयरली देखा जाए तो इसके सेल्स और प्रॉफिट में कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रहा है। इसके की फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें तो इसका यील्ड और लोन एसेट्स 30 जून 2023 में 9.64% था, तो ये 30 जून 2024 में इंक्रीज होकर 10.01% हो गया है। इसका मतलब यह है कि कंपनी को लोन एसेट से कितना इनकम होता है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स में कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि ये बैंक और एनबीएफसी के लिए अच्छा माना जाता है, और इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंक्रीज हुआ है। तो ये तो हुआ इसका अभी तक का परफॉर्मेंस, लेकिन आगे चल के इसका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है ये जानने के लिए अगर हम इसके सेक्टर ट्रेंड्स एंड ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो मई 2024 तक इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 194 गीगावाट है, जो कि आप देख सकते हो इसमें कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रहा है। लेकिन इंडिया का टारगेट है 2030 तक इसको इंक्रीज करके 500 गीगावाट तक करने का। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया को मैसिव इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 19,100 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में ये डबल से भी ज्यादा है। और गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को प्रमोट एंड एक्सेलरेट करने के लिए सेवरल स्टेप्स एंड इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से फाइनेंशियल ईयर 2027-28 तक रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज जैसे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन द्वारा 50 गीगावाट पर एनएम के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पावर बिड्स की ट्रेजेक्टरी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इन कंपनीज को हर फाइनेंशियल ईयर में 50 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के लिए बिड्स इनवाइट करनी होगी,
इससे रिन्यूएबल एनर्जी का विकास एक सिस्टमैटिक तरीके से होगा और हर साल प्रोजेक्ट्स को लेकर क्लैरिटी रहेगी। सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स और ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स के लिए इंटर स्टेट सेल पर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस पे छूट दिया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन का ट्रेजेक्टरी 2029-30 तक अनाउंस किया गया है। पीएम कुसुम योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई इफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, 1 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स का विकास एक्सेट्रा, ये सभी स्कीम्स हैं जिससे पावर जनरेशन कंपनीज एंड रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को मोटिवेशन मिलता है। तो ऑब्वियसली इन कंपनीज को अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि इसमें आगे चल के अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इरिडा ही रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है, जबकि इरिडा के अलावा पीएफसी और आरईसी लिमिटेड भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो अभी इरिडा नंबर 1 पे है, यानी कि इरिडा का लोन बुक 63,207 करोड़ रुपए है और इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 34% का ग्रोथ हुआ है। जबकि पीएफसी का वैसे तो टोटल लोन बुक 4,75,000 करोड़ रुपए है, लेकिन इसके रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट का लोन बुक केवल 59,844 करोड़ रुपए है और इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% का ग्रोथ हुआ है। और आरईसी लिमिटेड के रिन्यूएबल एनर्जी वर्टिकल का लोन बुक केवल 42,936 करोड़ रुपए है। वैसे तो ये दोनों कंपनीज इरिडा के कंपैरिजन में बहुत बड़ी कंपनी हैं, लेकिन अगर हम केवल रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट की बात करें तो इरिडा इसमें मार्केट लीडर है और हाई चांसेस है कि इरिडा फ्यूचर में भी मार्केट लीडर रहेंगी, क्योंकि पीएफसी और आरईसी लिमिटेड का बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, यानी कि ये रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा कन्वेंशनल पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए भी लोन्स प्रोवाइड करती है, जो कि इनके पोर्टफोलियो में रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्शन केवल 8 to 12% ही है। यानी कि इन कंपनीज का ज्यादातर फोकस कोल, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर एनर्जी में है, जबकि इरिडा का फोकस केवल रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर विंड एनर्जी तो है ही और साथ में ईवी, इथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन में भी फोकस है, जिससे इरिडा के पास पीएफसी और आरईसी लिमिटेड के कंपैरेटिव ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। तो बात करें इसके रिसेंट डेवलपमेंट्स की तो इरिडा का प्लान है फिस्कल ईयर 25 में अराउंड 29,500 करोड़ रुपए डेट और इक्विटी के रूप में फंड रेज करने का है, यानी कि कंपनी का प्लान है अराउंड 25,000 करोड़ रुपए डेट मार्केट से और अराउंड 4,500 करोड़ रुपए इक्विटी से उठाने का है। गवर्नमेंट के 500 गीगावाट टारगेट को अचीव करने के लिए इरिडा ने बीएचईएल के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसमें ये दोनों कंपनी का एम है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की स्पीड को बढ़ावा देना और मजबूत फाइनेंसिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करना। इरिडा एक सब्सिडरी बनाने का प्लान कर रही है जो स्मॉल बिजनेसेस एंड रिटेल कस्टमर्स को रूफटॉप सोलर, बायो एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए फाइनेंस करने में हेल्प करेगी। इरिडा ने उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन किया है टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग, क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट $1 बिलियन का रिन्यूएबल एनर्जी प्लान अप्रूव किया है, जिसमें इस प्लान का एम है स्टेट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करना। और इसके अलावा इरिडा ने नेपाल के 900 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पे 290 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, यानी कि आगे चल के इरिडा का रीच बढ़ने वाला है। बाकी टेक्निकल चार्ट की बात करें तो कंपनी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें जो भी करेक्शन हो रहा है फिलिप कैपिटल रिसर्च के रिपोर्ट की वजह से जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अगर आपका इसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा करेक्शन नहीं हुआ है, जबकि फरवरी में भी शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था। उसके बाद स्टॉक में अच्छा रैली आया है और कल का ही आर्टिकल है जिसमें मार्केट एक्सपर्ट एंड ईटीनॉ पैनलिस्ट गौरंग साय ने इस पे इन्वेस्ट करने का रिकमेंडेशन दिया है, जिसमें उनका कहना है कि अगर स्टॉक 200 या 220 के आसपास आए तो अपने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए। उनका मानना है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट इंप्रूव होगा और इरिडा का शेयर में बढ़ने का चांसेस काफी ज्यादा है। और 3 से 4 दिन पहले ईटीनॉ न्यूज में ही मार्केट एक्सपर्ट स्वदेश हैज रिकमेंडेड बाइंग इरिडा शेयर फॉर 1 ईयर, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट दिए हैं 295 के आसपास और 1 ईयर के लिए टारगेट 400 दिया है। लेकिन ये हमारी तरफ से कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने केवल एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया है। और ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस और हाई ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।